हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस में आज हम लोग 69 बीपीएससी के मेंस के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें मैं आपके सामने इंडियन पॉलिटी का जो हमारा डायमेंशन है उसकी मेंस की स्ट्रैटेजी को समझेंगे हम लोग आज बहुत सारे डायमेंशंस के थ्रू। आप जैसा कि जानते हैं इंडियन पॉलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मेंस में जीएस पेपर 2 जो हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है उसका पहला सेक्शन जो है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन की बात हम लोग आज करेंगे और इस पूरे वीडियो में आपको मैं स्कीम के बारे में समझाऊंगा। इस मेन एग्जामिनेशन के पूरे गो थ्रू हम लोग इसको करेंगे और पूरा का पूरा हम लोग इस मेन एग्जामिनेशन का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम लोग अपने मेंस की स्ट्रैटेजी को ओरिएंट करेंगे फॉर विथ रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी हैव टू लुक इनटू द डायनामिज्म ऑफ जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 दैट इज इंडियन पॉलिटी। ये डायनामिज्म क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? जीएस पेपर 2 के जो सेक्शन 1 पॉलिटी है उसमें डायनामिज्म क्या है? डायनामिज्म इसीलिए देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का नेचर बहुत डायनेमिक है। क्वेश्चंस के जो सेंटेंस फ्रेमिंग की जा रही है, आप कभी क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिखेगा डू यू अग्री, ऐसे कीवर्ड्स के साथ ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। डू यू अग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, how far do you think? So these many keywords will actually confuse students that what is the actual demand of the question, and this instills dynamism in this particular paper because this is polity paper. You know that there are certain dimensions of polity, constitutional developments, constitution की बात हम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात करते हैं, बहुत सारे कमीशंस की बात करते हैं। तो जब आपसे पूछता है डू यू अग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक, हाउ फार डू यू अग्री, सो यहाँ पर द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क समथिंग विच विल बी योर पर्सनल ओपिनियन, बट दिस इज नॉट द केस। Definitely the keyword says do you agree, but that doesn't is asking about your personal agreement. Your agreement will be same what has been actually agreed upon by the various institutional frameworks, various institutional guidelines like Supreme Court judgment, Law Commission reports, constitutional articles. सो वो डायनामिज्म समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये पेपर बहुत डायनामिक है, इसमें एक जनरल लेमन लैंग्वेज का या लेमन लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिल पाता है। एंड देयर कम्स द सेकेंड पॉइंट दैट वाई स्टूडेंट्स आर गेटिंग एवरेज मार्किंग इन पॉलिटी पेपर। सो अगर हम बात करें तो 2 लॉन्ग आंसर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 38 मार्क्स के ईच, और इसमें जो बच्चों को एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं पर क्वेश्चन that is somewhere around 15 to 16 marks या 17 marks. But at the same time the toppers are scoring out of 114 more than 70 marks. जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो 15-16 के अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते भी हैं शॉर्ट आंसर का सारा क्वेश्चन मिलाते हुए तो भी इट विल बी समवेयर अराउंड 50। तो यानी कि 20 से 25 नंबर का डिफरेंस टॉपर और एवरेज के मार्क्स में दिख रहा है। Now what is the reason behind this difference? So we at Perfection IAS had taken out, or you can say brought the copies after filing RTI of our students also, and we came to a conclusion that the difference between the notebooks, or you can say the answer sheet of both the students, is that even in the polity section the students are writing a general answer. और ये जनरल आंसर जब आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे ग्रेजुएशन वाले एग्जामिनेशन की, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर दे रहे हैं और उसमें ग्रेजुएशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पर इस तरह के आंसर्स फिर भी एक बार को चलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इस डायनामिक पेपर में आप एक लेमन लैंग्वेज में आप एक जनरल आंसर अगर लिख रहे हैं वो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको बहुत अच्छे से अभी आपको समझाऊँगा। सो अगर हम लोग एग्जाम्पल के एक समझे कि सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड that how you are going to justify, or do you agree, or you can say the question can be like in this manner that how far do you think liquor ban is justiciable, or you can say justifiable in Bihar. तो अब यहाँ पर एक जनरल आंसर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिकर बैन के कॉन्टेक्स्ट में 2 आर्ग्यूमेंट्स बच्चे लिखेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, इसके कुछ फायदे इसके कुछ नुकसान। मैं दोनों का एक पॉइंट देता हूं जो बच्चे लिखेंगे एक्चुअली में। नाउ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज बीन बैक्ड बाय एन इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस, और दूसरी तरफ हमने कहा कि रेवेन्यू का लॉस, तो उसको इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के साथ बैक कर दीजिए कि कितना लॉस हुआ है रेवेन्यू का।
तो पॉइंट वही रहेगा, बट यहाँ पर क्या किया आपने, उसको जो जस्टिफिकेशन उसका जो है, उसका एक्सप्लेनेशन है, आपने उसको बैक कर दिया है विद सर्टेन इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस, और ये देखने को मिलता था टॉपर्स के मार्कशीट आंसर सीट में। पहला डिफरेंस। और जो दूसरा डिफरेंस मेजरली दिख रहा है कि आप एग्जामिनेशन बिहार के लिए दे रहे हैं, बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो जहां कहीं भी पॉसिबल हो, क्वेश्चन पूछा हो या नहीं पूछा हो, आपको उसको बिहार के डायमेंशन से कनेक्ट करना है। सो यू हैव टू कनेक्ट योर आंसर विथ बिहार इवन इफ द क्वेश्चन हैज नॉट आस्क्ड फॉर इट स्पेसिफिकली। ये आपको आना चाहिए। तो ये दो चीज़ें डिफरेंस दिखती थी जहाँ पे बच्चों को एवरेज मार्क्स मिले और टॉपर्स के स्कोर में, और यहीं पर हम लोग काम करेंगे। तो हमारी मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम लोग अपने आंसर्स को इस तरह से फ्रेम करें कि एक तो वो लेमैन या जनरल आंसर ना दिखे, और दूसरा इसमें इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस के साथ साथ जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो बिहार का एप्लीकेशन भी दिखे। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आज हम लोग क्या देखेंगे, 4 पिलर के बारे में बात करेंगे, जो 4 पिलर्स पॉलिटी मेंस को क्रैक करना या उस पर मास्टरी हासिल करने के लिए जरूरी है। पहला सिलेबस, क्योंकि बिना सिलेबस के, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों बाइबल आप कह सकते हो, आप कह सकते हो उसका होली बुक है हमारे मेंस के लिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको एक्चुअली में क्या करता है, मेंस के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपके पूरे मेहनत को चैनलाइज कराता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो मेंस एनालाइजर मैगजीन परफेक्शनाइज लेकर आता है हर महीने, जो कि मेंस के लिए एक्सक्लूसिव किताब है, जो कि आपको मालूम है कि इसके अलावा भी मेंस के लिए बीपीएससी में हमारे पास बहुत कमी है कंटेंट की, तो उस मेंस एनालाइजर का रोल कैसे दिखेगा आपके इस प्रिपरेशन में। और लास्ट, द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस करने से जो आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उसके थ्रू कैसे आपको ये हेल्प मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट आपको कुछ आंसर राइटिंग के फ्रेम में भी समझाऊंगा कि हम आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस जो बीपीएससी निकालता है वो रखा है, और जब आप बात करेंगे यहाँ पर पेपर 2 की, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। बस इतना ही सिलेबस लिखा हुआ है। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव अ डिटेल्ड सिलेबस इवन इन द मेन एग्जामिनेशन। नाउ हियर कम्स द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड you can say the syllabus of other examination like UPSC। और उसके थ्रू जब हम बात करेंगे तो हमने इस पॉलिटी के सिलेबस को मेंस के लिए टोटल 10 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। टोटल 10 मॉड्यूल में आपको दिख रहा होगा कि ये डिवाइड किया गया है। एक एक करके हम लोग इन मॉड्यूल्स को समझेंगे, इनको अनफोल्ड करेंगे कि इनमें क्या क्या डायमेंशंस कवर किया जाएगा। जैसे मॉड्यूल 1 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, देन 2 फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, 3rd इज अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, 4th is judiciary and associated topics, 5th is parliament and associated topics, 6th is president and governor, 7th is federalism and the various challenges plus other dimension of federalism, 8th is politics और उसके सारे dimension, और साथ ही साथ 9th में हमने कुछ important topics जो बचे हुए हैं उसको क्लब किया है, local bodies, emergency provision, e-governance, constitutionalism and non-constitutional bodies, constitutional bodies and non-constitutional bodies। और जो आखिरी मॉड्यूल है वहाँ मिससेलेनियस जो लिखा है, इसमें हम लोग कंटेम्प्रेरी इश्यूज डिस्कस करते हैं, कंटेम्प्रेरी चीज़ों के बारे में काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे इस एग्जामिनेशन में अब एक नया डायमेंशन ऐड होता हुआ दिख रहा है। आप GS1 के पेपर में भी देखते हैं, करंट अफेयर्स में भी पॉलिटी के क्वेश्चंस कनेक्ट करके पूछे जा रहे हैं। 68 BPSC में आपने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर पे था, बट इट वॉज कनेक्टेड विद द क्रिटिसिज्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो करंट डायमेंशन से पॉलिटी के क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमारे डायमेंशन बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को हम 10th मॉड्यूल के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक करके उसको जब अनफोल्ड करेंगे तो पहला है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। सो इसके अंदर जब हम डिस्कशन अपना शुरू करते हैं तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को, और ये फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फीचर्स हम लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं, जनरल फीचर्स और दूसरा यूनिक फीचर्स। यानी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखे जाते हैं, वो यूनिक फीचर्स के अंदर आएंगे, और कुछ फीचर्स हैं जो जनरल फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं बट ये और भी जगह पे प्रेजेंट है। तो इन 2 कैटेगरीज में इसको हम लोग बांट देंगे।
उसके बाद अगर आप समझेंगे तो फीचर्स के साथ साथ इसमें एक डायमेंशन आप ये भी देख सकते हैं कि देयर आर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा डायमेंशन देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें कि आपके वेरियस एक्ट्स होंगे, जो बहुत सारे हमारे एक्ट्स पास किए गए हैं, जैसे चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उन एक्ट्स के बारे में देख सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी की अगर शॉर्ट आंसर की बात करें तो एक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दूसरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कुछ डायमेंशन को हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारा, कि उसके ऊपर कांग्रेस का डोमिनेंस था, लॉयर्स का पैराडाइज है, तो ये सारा कुछ भी हम लोग वहाँ पर एक देख सकते हैं। और दूसरा जो हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, तो प्रियम्बल से जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो उन सारे डायमेंशंस को और प्रियम्बल को ओवरव्यू अगर देखते हुए हम लोग चले तो उसमें हम लोग क्या क्या डायमेंशन कवर कर सकते हैं। तो प्रियम्बल का नेचर, सिग्निफिकेंस, प्रियम्बल का अभी के समय में रेलिवेंसी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो प्रियम्बल के हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जैसे कि सॉवरेनिटी, उसके चैलेंजेस हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं, सेकुलरिज्म, उसका डायनामिज्म पे क्वेश्चन पूछा है 68 बीपीएससी में। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन द डायनामिक सेकुलरिज्म, तो उसका मतलब तो यूनिकनेस है, और उसका फिर चैलेंजेस क्या क्या है, तो इंडिविजुअल कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इनके इन्फोर्समेंट के ऊपर, दैट हाउ द कीवर्ड्स और प्रियम्बल आर इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल्स जो इससे रिलेटेड जो प्रियम्बल के वर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको समझेंगे हम लोग। देन अ न्यू डायमेंशन कुड बी फ्रेम्ड दैट इज विद द रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल का क्या क्या लिमिटेशन है, जैसे वो नॉन जस्टिसिएबल है, या वो पावर का सोर्स नहीं है, ना लिमिटेशन का सोर्स है, तो ये लिमिटेशन भी हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सारे डायमेंशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पहला मॉड्यूल को कवर करेंगे, दैट इज द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मॉड्यूल में आपको दिख रहा है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। और अगर इस टॉपिक की बात करें तो इससे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो इस मॉड्यूल से क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूअसली देखे गए हैं। एफआर और डीपीएसपी के क्वेश्चन, उन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, और इसमें हम लोग बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स में अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का हम लोग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, उसके अमेंडेबिलिटी की बात करते हैं कि वो अमेंडमेंट उसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर हम लोग अगर समझेंगे फंडामेंटल राइट्स में तो हम लोग इसके इंडिविजुअल आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, और वहाँ से जो मेंस का डायमेंशन बन सकता है उसको देखेंगे। जैसे कि आर्टिकल 14 आप पढ़ोगे तो उसमें दो मेंस के डायमेंशन दिखते हैं आपको, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा आपको दिखेगा डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 से ही दो मेंस का डायमेंशन बन गया। आर्टिकल 15 पे जाएंगे, 16 पे जाएंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी का क्रिटिकल एग्जामिनेशन। आर्टिकल 19 पे जाएंगे तो हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो यूपीएससी का क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि क्या क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। और 19 से ही हमने रिलेटेड एक टॉपिक जो अभी न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज हेट स्पीच। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हेट स्पीच भी कवर होगा? ये वाला डायमेंशन को भी हम लोग को समझना है, कवर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएंगे आर्टिकल 19 में ही, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी भी देखने को मिला है, वो है सेडिशन लॉ। कि सेडिशन लॉ और आर्टिकल 19 का कॉन्फ्लिक्ट, उसको समझिए वो कैसे होगा बैलेंस। क्या सेडिशन हटा देना चाहिए पूरी तरह से? सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स है इसको लेकर, लॉ कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है इसको लेकर, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। फिर आर्टिकल 21 में जाएंगे तो उसका एक्सपेंशन जो हुआ है उसके ऊपर डायमेंशन बनेगा। राइट टू प्राइवेसी पे एक अलग क्वेश्चन बनेगा। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन में क्या लिमिटेशन लग सकती है। आर्टिकल 32 में हम जाएंगे तो रिट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है, जिस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग भी मैं एक तरह से आपको लास्ट में डील करूंगा, उस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे डील करेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो ये सारा डायमेंशन एफआर के अंदर हम लोग देखते हैं। जब हम बात करेंगे डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी के क्वेश्चन जो है वो कुछ एरियाज से पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम देखेंगे, अगेन इसका भी नेचर, सिग्निफिकेंस, इसके इम्प्लीमेंटेशन
कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है इंडिया में भी और स्पेसिफिकली बिहार में। तो वो स्कीम्स की बात करेंगे, एक्ट्स की बात करेंगे जो डीपीएसपी के प्रोविजंस को लागू कर रहा है, कहाँ पर, इंडिया में भी और बिहार में भी। और चौथा, वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हम लोग एक लिस्ट देखेंगे, गांधीयन, सोशलिस्ट, ये जो अलग अलग डायमेंशन है उसमें कौन कौन से आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी, कि डिस्कस द वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो हम लोग उसको 3 कैटेगरी में ही डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर दैट वन कुड बी द लिमिटेशन ऑफ डीपीएसपी, दैट टू व्हाट एक्सटेंट डीपीएसपी हैज बीन एबल टू सर्व इट्स पर्पस। तो यहाँ पे एक्सटेंट जब आ गया तो हम लोग चैलेंजेस उसका लिखेंगे, लिमिटेशन लिखेंगे, वो वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारा बचा, उस फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे हैं उसका बैकग्राउंड, कि ये क्यों ऐड किया गया, क्योंकि डीपीएसपी और एफआर तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ड्यूटीज़ बाद में ऐड हुआ। सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट्स इंक्लूजन, और जब इंक्लूड हो गया उसके बाद इसका फिर नेचर, सिग्निफिकेंस, जो ड्यूटीज़ हमारे हैं उसका पूरा लिस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे डायमेंशन आप देख सकते हैं ड्यूटीज़ में, इज़ द रिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटी। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी का रिलेशन, कि ये दो, बोला जाता है कि ये दोनों एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं, तो वो हम लोग समझेंगे। और लास्टली एक क्वेश्चन हम लोग और डिराइव कर सकते हैं इसमें, कि क्या और एडिशनल ड्यूटीज़ ऐड होना चाहिए इसके अंदर। तो वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे किसमें, अपने सेकेंड मॉड्यूल के अंदर। तीसरा, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तीसरा मॉड्यूल में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कहा गया है कि एक यूनिक फीचर उसका ये है कि वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाकर चलता है, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट अलग अलग तरीके से पॉसिबल है। कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से चेंज हो सकती है तो हम लोग उसको फ्लेक्सिबल बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल से चेंज होंगी तो वो रिजिड कहला रहा है। तो ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम लोग क्या समझेंगे, द प्रोसीजर एंड वेरियस मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट, पहला। दूसरा डायमेंशन अमेंडमेंट में हम लोग देखते हैं, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 42nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो इंडिविजुअली कुछ कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग एक नोट्स प्रॉपर तैयार करेंगे। और अमेंडमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं और हमने टाइप्स देख लिया, ये देख लिया, तो वहाँ पर एक अपने आप एक डायमेंशन कवर हो जाता है जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर, बिकॉज अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो डिस्कशन था उसी के चक्कर में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर आएगा। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर की और डायमेंशंस भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो आप इसका इवोल्यूशन दिखाएंगे, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, फिर आप इसका नीड या सिग्निफिकेंस बताएंगे कि कैसे ये फ़ायदेमंद हो रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है, वो हम लोग समझेंगे, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म। और उसमें हम लोग रिसेंट डायमेंशन ऐड कर देंगे, वाइस प्रेसिडेंट का रिमार्क, कि उन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। तो वो सारा कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड एक डायमेंशन और है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। So the practice of adhering to the principles of constitution, or you can say if the government power is limited by the constitution, it is known something as practice of constitutionalism, limited government। तो कैसे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को स्ट्रेंथन कर रहा है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव करने में हेल्प करता है, वो हम लोग डायमेंशन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। फोर्थ मॉड्यूल जो हमारा है उसमें हम लोग जुडिशियरी और उसके एसोसिएटेड टॉपिक्स की बात करते हैं। मतलब जो हमारा जुडिशियरी है और जुडिशियरी में मेनली क्वेश्चन विल बी रिवॉल्विंग अराउंड सुप्रीम कोर्ट। तो उसके जुरिस्डिक्शन, उसके जो हम बात करते हैं उसके रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि हम एक्टिविज़म की बात करते हैं, हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, हम PIL की बात करते हैं, स्पेशली पिटीशन की बात करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट, जो कोलेजियम सिस्टम जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, कोलेजियम सिस्टम, फिर NJAC क्या था, क्यों हटा दिया गया और क्या NJAC हटाना सही था, इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ये सारा डायमेंशन हम लोग जुडिशियरी और उसके एसोसिएटेड टॉपिक्स में देखेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन वेरियस अदर एग्जामिनेशन ऑफ BPSC दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज़ अ प्री कंडीशन। यहाँ हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि प्री रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर गोइंग टू, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया है तो ये इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन है जुडिशियरी के। तो वो डायमेंशन हम लोग जुडिशियरी का फोर्थ मॉड्यूल में कवर करते हैं। मेनली द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड अराउंड
सुप्रीम कोर्ट किसके अराउंड रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के अराउंड। तो वो हम लोग वहाँ पे जुडिशरी का डायमेंशंस को कवर करेंगे, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, एनजेएसी वर्सेस कोलेजियम, द बैलेंस बिटवीन द टू, देन द रीसेंट चेंजेस बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन कोलेजियम सिस्टम। जो अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते का न्यूज़ था कि लगभग 50 जजेस का नाम डोमेन में रखा जाएगा डिसीजन के लिए कि इनके बेसिस पे कोलेजियम सिस्टम के अंदर नाम सेलेक्ट होगा। तो वो सारा कुछ हम लोग इसके अंदर समझेंगे इन द जुडिशरी एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स। देन वी हैव पार्लियामेंट एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स। तो पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर का ऑर्गन की हम बात करेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे डायमेंशन देखते हैं हम लोग, जैसे कॉम्पोजिशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर जो अलग अलग डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, जैसे जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन आवर सुना होगा, आपने 0 आवर सुना होगा। अभी न्यूज़ में एक स्पेशल सेशन की बात चल रही थी, जो स्पेशल सेशन है, तो स्पेशल सेशन कैसे बुलाया जाता है, क्या है स्पेशल सेशन, ये सारा कुछ हम लोग उसके अंदर कवर करते हैं। प्लस पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों का कंपैरिजन जो पूछ दिया था क्वेश्चन कि डिस्कस द रोल ऑफ राज्यसभा एज द सेकंड चैम्बर या अपर हाउस, तो वो हम लोग समझेंगे कि राज्यसभा क्यों बनाया जाता है, उसका नीड क्या है, फ़ायदे क्या क्या हैं उसके कारण, क्या क्या स्पेशल पावर्स है राज्यसभा के, उसका कॉम्पोजिशन, दोनों हाउस का, लोकसभा का भी कॉम्पोजिशन, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, फिर बजट का इनैक्टमेंट, अलग अलग तरह के मोशंस यूज़ होते हैं, जिसमें कि अभी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो वो क्या है, कैसे आ सकता है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें देखते हैं। फिर एक डायमेंशन आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंपैरिजन, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो होगा, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और क्यों इंडिया ने इन दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज़ करा, और क्या इंडिया को पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल पे मूव करना चाहिए, ये डिस्कशन भी होता है। प्लस इसके बाद पार्लियामेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज अभी के समय में आपको दिखता है, जैसे कि डिसरप्शन इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के कामकाज डिसरप्ट होते रहते हैं हंगामे के कारण। फिर पार्लियामेंट का कंट्रोल इफेक्टिवली एग्जीक्यूटिव पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसके चैलेंजेस है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उसके इश्यूज़ हैं, तो वो सारा डायमेंशन हम लोग इसके थ्रू कवर करेंगे पार्लियामेंट के अंदर और उसके एसोसिएटेड मॉड्यूल के अंदर। 10 प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हमारे एग्जीक्यूटिव की हम लोग बात करें, क्वेश्चन इसके अराउंड फ्रेम होता है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मोस्टली रिवॉल्व करते हैं 3-4 डायमेंशन के ही अराउंड। प्रेसिडेंट या गवर्नर में जो 3-4 डायमेंशन होगा, वो पहला इनका, अगर जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट गवर्नर दोनों के पावर्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो इनके पावर्स का कंपैरिजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, तो इनका रोल क्या है आखिर, वो हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा 66 में कि जो प्रेसिडेंट का रोल है वो एक ओल्ड मैन की तरह है फैमिली में, जिसके पास पावर्स तो होते हैं, अथॉरिटीज तो होती है, लेकिन जब तक यंग मेंबर जो उसके फैमिली के वो नहीं सुने तो वो कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर सकता। तो बेसिकली इट इज़ आस्किंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। या एक बार बीपीएससी ने गवर्नर के बारे में पूछा, इट इज़ मियर अ पपेट। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि आखिर इनका यहाँ पे रोल है क्या हमारे पार्लियामेंट्री सेटअप में। और लास्टली गवर्नर के रिलेटेड एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जहाँ पर रोल ऑफ गवर्नर पूछा जाता है स्टेट पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपको मालूम है कि गवर्नर इज़ ऑल्सो समथिंग हु इज़ एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, तो उनका रोल यहाँ पर स्टेट्स के पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ गवर्नर। तो ये वाला पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है, जो हम लोग प्रेसिडेंट और गवर्नर के चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ही जब गवर्नर का हम रोल का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कमीशन हैं जिन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशन दिया है, उन्हीं रिकमेंडेशंस को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेडरलिज्म एंड इट्स चैलेंजेस। सो द डिवीजन ऑफ पावर कि इंडिया में फेडरेशन है वो तो हम लोग जान रहे हैं, बट हमारा फेडरेशन थोड़ा सा यूनिक है, या आप कह सकते हैं हमारा फेडरेशन को लोग क्वासी फेडरल बोलते हैं, या फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो ये फेडरलिज्म का पहला तो नेचर हम लोग देखेंगे, हमारे फेडरलिज्म का क्यों ऐसा रखा गया, उसको जस्टिफिकेशन समझेंगे। दूसरा, फेडरेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं तो सेंटर स्टेट का रिलेशन हम लोग समझेंगे, और वो अलग अलग डायमेंशन में है, जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, उसको देखेंगे। फिर इशूज सेंटर और स्टेट के रिलेशन में क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो इश्यूज देखेंगे, और स्पेसिफिकली ये इश्यूज बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाएगा कि सेंटर और बिहार के बीच में क्या क्या इश्यूज हैं,
उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल स्टेट के अंदर जो फेडरलिज्म की हम बात कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं। जैसे आप कभी कभी सुनते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आप सुनते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये टर्म्स जो है, ये ट्रेंड्स हैं जो फेडरलिज्म के, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं और ये डायमेंशन इसके क्या क्या हैं, और इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का रोल, जैसे नीति आयोग का रोल, जीएसटी काउंसिल का रोल, जोनल काउंसिल का रोल, इंटर स्टेट काउंसिल का रोल। जैसे जोनल काउंसिल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो रोल हम लोग डिफरेंट रोल्स को हम लोग समझते हैं यहाँ की पे, ठीक है। उसके बाद फेडरेशन के अंदर आपको क्या दिखेगा कि बहुत सारे इनबिल्ट इश्यूज, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का रोल, वो क्या है, वो क्यों है ऐसा। और लास्टली सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर हमने देखा कि चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस तो पता है, बट उन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए क्या क्या वे फॉरवर्ड है या क्या क्या वेरियस कमीशंस का रिपोर्ट है। जैसे आप सुनते हैं सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, हम बात करते हैं किसका, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, हम बात करते हैं सेकेंड ARC, फर्स्ट ARC। तो ये सब के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिकमेंडेशंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने वे फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है। 8th मॉड्यूल जो है, जो कि अभी तक हमने जो भी मॉड्यूल की बात की उसमें सबसे रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, वो है 8th मॉड्यूल, दैट इज पॉलिटिक्स और उसके एसोसिएटेड डायमेंशन। क्योंकि हर साल BPSC के आप एग्जामिनेशन जब पेपर देखोगे तो उसमें पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आना ही आना है। लगभग हर साल क्वेश्चन पॉलिटिक्स पे हैं, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन रहे हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे डायमेंशन हम लोग कवर करते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, उसका एक स्ट्रक्चरल वर्जन हम लोग देखेंगे, प्लस इसका रोल फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में, और क्या क्या चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन के सामने, इससे रिलेटेड एसोसिएटेड इश्यूज। जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हम लोग बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये इशू है। हम लोग बात करते हैं मनी एंड मर्शल पावर, हम लोग बात करते हैं इलेक्टोरल फंडिंग यानी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। फिर हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, जो अभी न्यूज़ में भी चल रहा है कि 1 नेशन या 1 इलेक्शन होना चाहिए, लोकसभा एसएलए का इलेक्शन एक साथ होगा, वो सारा डायमेंशन। एंटी डिफेक्शन, उसका क्या रोल है, पॉजिटिवनेस क्या है, उसकी नेगेटिव साइड्स क्या क्या है, स्पीकर का रोल क्रिटिकली एग्जामिन करना यहाँ पर, वो सारा कुछ इसमें इलेक्शंस के दायरे में कवर होगा। उसके बाद अलग से हम लोग देखेंगे फिर पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे, जैसे कास्ट का रोल, जो कि BPSC का फेवरेट टॉपिक है और लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट एंड क्लास, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और कैसे इंटरलिंक्ड है। रीजनल पार्टीज, अगेन क्वेश्चन आया हुआ है। ऑपोजिशन पार्टीज का रोल, कोलिशन गवर्नमेंट का रोल, प्रेशर ग्रुप्स का रोल, ब्यूरोक्रेसी का रोल, लैंग्वेज का रोल, इन सब का रोल किसमें, पॉलिटिक्स में। और ये सारे डायमेंशन को डिटेल में कवर करना। और जब हम रोल की बात करते हैं तो ये रोल 2 कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दोनों ही रोल के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है और फिर हम लोग वे फॉरवर्ड उसका लिखते हैं। तो ये सारा डायमेंशन पॉलिटिक्स में कवर होगा, जिसके अंदर हम लोग सारा कुछ एक एक करके डिटेल में समझेंगे ये सारा कुछ। पहला पॉलिटिक्स में हम लोग देखते हैं इलेक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, और दूसरा पॉलिटिक्स और उससे एसोसिएटेड जितने भी डायमेंशन है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ अब नेशनलिस्टिक से ज़्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक हो रही हैं। जैसे आप सुनते हैं, आप बोलते हैं मोदी सरकार, सो दैट मीन्स द पार्टी इज टर्निंग टू बी इंडिविजुअलिस्टिक। तो वो समझना है कैसे चेंज हो रहा है पार्टी पॉलिटिक्स जो है, उसको देखना है। वो सारा कुछ हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। एंड आउट ऑफ द 8 मॉड्यूल्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। 9th मॉड्यूल में हमने कुछ इंपॉर्टेंट और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं पॉलिटी के अंदर, उसको एक साथ क्लब किया है। एक साथ क्लब करने का रीज़न ये है कि इनसे क्वेश्चंस बहुत ही लेस फ्रीक्वेंसी में देखा गया है पूछते हुए। जैसे कि लोकल बॉडीज़, जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी हैं, दोनों के अंदर हम लोग कुछ कुछ स्ट्रक्चरल इशू समझेंगे और साथ साथ इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो सारा कुछ देख लेंगे हम लोग। प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको देख लेंगे। और इश्यूज़ कि आखिर पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो सकता है कि अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज 1992 में पास हुआ, लेकिन इनैक्ट तो 1993 में हुआ, म्यूनिसिपैलिटी भी। तो अगर हम उसको समझेंगे तो 30 साल इन दोनों के हो रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है प्रोबेबल। तो वहाँ पे चैलेंजेस की क्या 30 साल के बाद भी क्यों ये दोनों जो है वो 3rd टायर की तरह अपना पर्पस रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, तो चैलेंजेस क्या क्या है
और इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अब जैसे लोकल बॉडीज हमारा ओवर होगा, देन वी विल मूव टू द इमरजेंसी प्रोविज़न। तो इमरजेंसी प्रोविज़न की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 तरह की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। तो यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविज़न से जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है दैट विल बी कि नेशनल इमरजेंसी और स्टेट और फाइनेंशियल टर्न्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू कंप्लीटली यूनिटरी फॉर्म, कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यूनिटरी फॉर्म में वंस इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। आपको ये समझाने के लिए क्या करना होगा, देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट चेंजेस एंड द डायमेंशंस आर एग्जीक्यूटिव रिलेशन पे इफेक्ट, लेजिस्लेटिव रिलेशन पे इफेक्ट, साथ साथ हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन पे इफेक्ट। तो वो क्या है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर इमरजेंसी के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इफेक्ट देखते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। और 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कैसे इमरजेंसी प्रोविज़न के मिसयूज़ को फर्दर रिस्ट्रिक्ट किया है, उस डायमेंशन को भी हम लोग कवर करते हैं कि क्या क्या सेफगार्ड्स ऐड किए गए 44th अमेंडमेंट एक्ट से विद रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंट ऑफ मिसयूज़ ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न। वो डायमेंशन भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और अलग से प्रेसिडेंट रूल की जब बात हम लोग करते हैं, प्रेसिडेंट रूल को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस है SR बोमाई केस। उस केस ने कैसे सेफगार्ड्स ऐड किए जिसके कारण से प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज जो है वो बहुत ही कम देखा गया है। अगर आप देखेंगे यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो अभी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वाई मिड 90s के बाद प्रेसिडेंट रूल का जो यूज़ है वो बहुत ही कम कर दिया गया, उसके क्यों, क्या क्या सेफगार्ड्स के। ये मिड 90s लिखने का मतलब यही है कि 1994 में SR बोमाई केस आया था, तो उसके बाद से ये सेफगार्ड्स ऐड हुए और ये सारा इसका मिसयूज रोका गया। देन वी हैव ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का हम लोग डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशन, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे B2B बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू सिटीजन, वो सारा डायमेंशन समझेंगे। उसके स्टेजेस क्या क्या है उसको देखेंगे, इंटरेक्शन एटसेट्रा। और ई गवर्नेंस का डेवलपमेंट इंडिया में भी और बिहार के स्पेसिफिक कम से कम 10 ऐसे स्कीम्स और एक्ट्स हम लोग को देखना होगा जो ई गवर्नेंस को बिहार में क्या कर रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं। तो वो सारा डायमेंशन हम लोग ई गवर्नेंस में करेंगे। एंड देन वी हैव वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें कुछ स्पेसिफिक बॉडीज हैं जिनको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, उनके रोल को देखना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं CAG, हम बात करते हैं आपको अगर फाइनेंस कमीशन, तो 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं देन GST काउंसिल, क्या इशूज़ के साथ आ सकती है। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे बॉडीज़ के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, तो हम लोग को दिखेगा नीति आयोग का रोल और कैसे ये प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी दैट इज CBI, और CBI के साथ बहुत सारे इश्यूज अटैच्ड हैं। क्या क्या इसके इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करा रहा है, कैसे ये ठीक हो सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द रिफॉर्म्स ऑफ CBI, ये सारा कुछ हम लोग इसमें समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस मॉड्यूल के अंदर। तो पहले से 9वें मॉड्यूल तक हमने कोशिश किया है जो पॉलिटी की एक्चुअली में जो भी कवरेज हो सकती है स्टैटिक पार्ट से लेकर उसमें डायनामिज्म के साथ वो कवर किया जाए। और जब हम 10वें मॉड्यूल की तरफ जाएंगे तो इसका कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, मिसलेनियस। इसमें हम लोग जितने भी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इससे कोशिश करेंगे हम क्या करने का, इवन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी डिराइव करने का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी के समय में अगर आपसे कुछ मैं बोलूँ जो मिसलेनियस में हम लोग कवर करेंगे वो हो सकता है आर्टिकल 355 जो कि मणिपुर वायलेंस के कारण न्यूज़ में रहा है। अगर हम बात करें तो सेडिशन लॉ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था और अभी लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके अंदर आप देखेंगे क्या कि अभी लॉ कमीशन ने UCC के ऊपर लोगों से उनका ओपिनियन मांगा है, पब्लिक ओपिनियन डिमांड किया गया UCC के ऊपर। उसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट में जाएंगे तो हम लोग बात करते हैं UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो न्यूज़ में रहा है। साइमल्टेनियस इलेक्शन, अगेन ये भी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस जो है वो दिल्ली में ज़रूर जारी हुआ है जिसके कारण ये न्यूज़ में था, बट साथ ही साथ आपको ये समझना है कि बिहार में ऑर्डिनेंस का क्या रहा है स्कोप, बिहार में क्यों ऑर्डिनेंस रहा है एक बार को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, क्यों DC वाधवा केस लाया गया था, क्या रिप्रोमलगेशन ऑर्डिनेंस का हुआ था, वो सारा डायमेंशन। क्योंकि ऑर्डिनेंस न्यूज़ में है तो क्वेश्चन तो बिहार कॉन्टेक्स्ट में ही पूछेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट,
कितनी बार आ रखा है वो सारा एक हम लोग बैकग्राउंड उसका देख सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो अभी एट प्रेजेंट दीज आर सर्टेन टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड अंडर द मिससेलेनियस पार्ट, जिसमें कि हम लोग कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स देखते हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग शॉर्ट आंसर के फॉर्म में भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ सिलेबस का ब्रेकअप। अब कैसे हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और अपने स्ट्रेटजी को ज़्यादा अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू लिए हम लोग दो चीज़ों का हेल्प लेंगे। एक है मेंस एनालाइजर मैगजीन, उसके लिए हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो आपने देखा रोल ऑफ प्रेसिडेंट, जो मैंने कहा था आपको कि ओल्ड मैन इन द फैमिली। फेडरेशन के ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रेंड्स ऑफ फेडरलिज्म। फिर हम बात करते हैं इशूज इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, अगेन द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। हम बात करते हैं उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे, डू यू अग्री विद द व्यू, जिस पे अभी मैं डिस्कशन कराऊंगा कैसे हम लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं इसमें। आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज़, तो डायरेक्टरी ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्या पार्लियामेंट इंडियन सॉवरेन है कि नहीं है, कि दोनों है। तो वहाँ पर हम लोग दोनों पॉइंट्स को समझते हैं कि कैसे इंडिया का पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, मतलब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कैसे ब्रिटेन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में अप्लाई ठीक से पूरी तरह से नहीं होता है, तो कंपैरिजन करते हैं हम लोग उसका। पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेशनलिस्टिक से ज़्यादा अब क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक हो रहा है, तो उसका हम लोग ट्रेंड देखते हैं। रीजनल पार्टीज़, ये सब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा आपको। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर मैं आपको 68th बीपीएससी का क्वेश्चन बताऊँ, और वैसे यहाँ भी आपको ऑलरेडी दिख जाएगा जब हम कास्ट पे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन कास्ट पे पहले भी इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है। रोल ऑफ कास्ट की हम बात कर रहे हैं अगर 67 बीपीएससी की भी बात करें तो वहाँ पर भी कास्ट के ऊपर क्वेश्चन है कि रोल कास्ट का क्या रहा है, आपको बिहार स्पेसिफिक भी उसको समझाना है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, जब हम एनालाइज़र की बात करेंगे तो सितंबर महीने का ये एनालाइज़र आपको दिख रहा है, सितंबर 2022 का एनालाइज़र है और इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट एंड पॉलिटिक्स। एनालाइजर का सबसे अच्छा बात क्या दिखेगा आपको कि इसमें जो ये बॉक्स बना होता है बीपीएससी मेंस इनरिचमेंट पॉइंट, इसमें क्या किया जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जितने भी लीगल प्रोविजन है, जितने भी इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस है, वो आपको इस बॉक्स के थ्रू समझा दिया जाता है ताकि आप इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं अपने आंसर को एनरिच बनाने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए। और अगर आप जब इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो ये कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स में समझाया, दोनों का रिलेशन बताया, कास्ट और पॉलिटिक्स। जैसे कोठारी का कहना है, रजनी कोठारी, कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जितना ज़रूरत पॉलिटिक्स को कास्ट का उतना ही ज़रूरत कास्ट को भी पॉलिटिक्स का है। तो वो रिलेशन समझना, कैसे कास्ट इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल एटीट्यूड को। जैसे आप देखेंगे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कास्ट का रोल, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिक्स, और फिर हम लोग देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिक्स। और अब स्पेसिफिकली डिस्कशन किसके अराउंड होगा, कास्ट इन केस ऑफ बिहार। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग, रोल ऑफ कास्ट इन बिहार पॉलिटिक्स। और बिहार पॉलिटिक्स में फैक्टर्स देखते हुए पॉजिटिव इंपैक्ट और साथ साथ नेगेटिव इंपैक्ट, तब जाकर आप वे फॉरवर्ड में इसको कनेक्ट कर देंगे बिहार के कुछ डेटा के साथ। अब इतना होलिस्टिक डेटा आपको इस मैगजीन के थ्रू मिल गया, अब कास्ट के ऊपर क्वेश्चन कोई भी बनेगा तो आपको बहुत आसानी से बना लेंगे आप। तो ये मेंस एनालाइजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको अपने मेंस के आंसर को एनरिच बनाने में दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा टेस्ट सीरीज की जब आप बात करेंगे तो अगेन हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। 67 बीपीएससी के टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दिखेगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन द नेशनल पॉलिटिक्स। ये 67 बीपीएससी के मेंस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। और जब हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 67 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ पे आपको दिखेगा, अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशन एंड नेशनल यूनिटी, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और जब आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर मॉड्यूल आपने देखा तो यहाँ पे आपको दिखा रीजन फॉर ग्रोथ जो पूछा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट ऑफ रीजनल पार्टीज ये आपने देख लिया, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज नेशनल पॉलिटिक्स, और हमने इसको यहाँ पर समझा दिया।
तो अगेन मेंस के अंदर दो फायदे हैं, एक तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो रही है, और दूसरी कि आपको इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि शायद आप उस टाइम तक नहीं जान रहे हो, तो आप इस आंसर के थ्रू उसको यूज़ कर लेंगे, मॉडल आंसर के अंदर से पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब लास्टली वी विल डिस्कस और वी विल सी द स्ट्रेटजी ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का स्ट्रेटजी कैसे आप अपने यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से होना चाहिए उसको हम लोग समझेंगे। और उसके लिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, फंडामेंटल राइट्स पे जो क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। डू यू अग्री with the view that our constitution has given fundamental rights by one hand and taken them back by another hand? 65 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या आप अग्री करते हैं इस व्यू से कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को एक हाथ से दिया और उसको दूसरे हाथ से वापस ले लिया। नाउ द क्वेश्चन इज डू यू अग्री। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो मोस्टली क्या करेंगे, ये हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन में दिया होता है हम लोग उसको सही मानते हैं, फिर हम अपना आंसर उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, इस आंसर को क्वेश्चन का आंसर समझेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कोई बच्चे क्या करेंगे कि अब वो इस बात को जस्टिफाई करने लगेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को दिया है एक हाथ से और दूसरे हाथ से ले लिया है। तो वो बताएंगे कि इसके ऊपर एक्सेसिव लिमिटेशन है, वो बताएंगे इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पे लग सकता है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, ये इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो सकता है, ये परमानेंट भी नहीं है, या आपने बोल दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो बट रेमेडी काफ़ी महंगा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पैसा लगेगा वहाँ पे। तो आपने इसी बात को जस्टिफाई करते हुए अपना आंसर फ्रेम कर दिया। बॉडी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप आंसर ये फ्रेम कर चुके हैं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इन दोनों जगहों पर एक जगह कम से कम आप ये जरूर लिखे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And we all know that Magna Carta is something which is used as an adjective to signify that particular provision which is the most essential and most important part. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा बोल रहे हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। आप ये इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में लिखे हो, लेकिन आपने पूरे के पूरे आंसर में क्या किया है, इसके लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म को लिख दिया है। दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू गेट वेरी लो मार्क्स, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को सही माना है पहले से और उसी को जस्टिफाई कर दिया, और किया तो किया बट आपने मैग्ना कार्टा भी बोल दिया, बट आपने कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दिया ना अपने आंसर में। तो सबसे पहले समझना है कि पूछा है डू यू अग्री विथ द व्यू, तो ये एक व्यू है, ये कहीं नहीं लिखा है कि ये सही व्यू है। आपका इस पे अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट पूछा है, तो जब अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात करेंगे हम, तो हम लोग अग्री कर रहे हैं इन रीजंस के कारण, बट ये जो भी रीजंस दिए गए हैं इन सब का जस्टिफिकेशन है, जिसके कारण हम डिसअग्री भी करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है कि एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से लिया गया। सो एक्सेसिव लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन जो लगाया गया है वो एक लार्जर पर्पस के लिए है। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है तो देश की सॉवरेनिटी के ग्राउंड पे उसको रिस्ट्रिक्ट करना गलत है कि सही है? सही है, क्योंकि अगर देश सॉवरेन नहीं रहेगा तो आपको ये राइट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान सॉवरेन अगर रहता, तालिबान को कंट्रोल कर पाता, तो वहां पे लोगों के राइट्स बचे रहते। तो सॉवरेनिटी के ग्राउंड पे क्या रिस्ट्रिक्ट हो सकता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन खुद ही रीजनेबल कह रहा है, इसमें रीजनेबल है। एक्सेप्शन दिया गया, तो एक्सेप्शन देकर आप अच्छा काम कर रहे हो। आपने आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन ऐड करके रिजर्वेशन दिया, 16 का एक्सेप्शन में रिजर्वेशन दिया, तो रिजर्वेशन अच्छा पर्पस के लिए कि बुरा पर्पस के लिए? अच्छे पर्पस के लिए। अल्टीमेटली लोगों का राइट्स ही प्रोटेक्ट हो रहा है, सोशल जस्टिस दिला रहे हैं हम। आर्टिकल 31 का एक्सेप्शन ऐड करके हमने प्रॉपर्टी के अंदर लोगों का लैंड रिफॉर्म्स किया, तो सही किया कि गलत किया? सही किया। इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो रहा है, वो भी इन्फोर्समेंट होता है सस्पेंड, सिर्फ आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है, और 2021 तो वैसे भी सस्पेंड नहीं होगा। और इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पे लग रहा है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ये तीनों ग्राउंड्स आपके देश को खतरा पहुंचा सकते हैं। तो उस जगह पर आपको अपने देश के लोगों का राइट्स प्रोटेक्ट करने की जरूरत है या देश की एग्जिस्टेंस को?
क्योंकि देश रहेगा तभी ये राइट्स भी आपको मिलते रहेंगे, इसलिए ये भी जस्टिफाइड है। परमानेंट नहीं है तो अगर आर्टिकल 31 हटा दिया गया, परमानेंसी रहती तो नहीं हट पाता ना, तो आर्टिकल 31 हटाया गया तो ये अच्छा स्टेप है कि बुरा स्टेप है? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज, यू कैन सी, अ हर्डल इन इंश्योरिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, तो ये हटाना अच्छा हुआ ना। और परमानेंट रहता तो 21A ऐड होता क्या? राइट टू एजुकेशन। एक्सपेंसिव रेमेडी आपने कहा, बट आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि फ्री लीगल एड मिलेगा, तो अगर किसी फैमिली का इनकम 5 लाख से कम का है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसको लीगल सर्विसेज फ्री में दिया जाएगा, नालसा के अंदर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर। तो यानी कि ये सारे जो आपने प्रॉब्लम्स बताएं उनका जस्टिफिकेशन भी है। और साथ ही साथ आर्टिकल 21, अगर ऐसा रहता कि फंडामेंटल राइट्स को एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से लेना था, तो क्या आर्टिकल 21 का इतना इवोल्यूशन हो पाता? नहीं हो पाता। So therefore it can never be said that constitution has given FR by one hand and taken back by another। तो आप इस तरह से कंक्लूड करेंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोडक्शन में जब आप जाएंगे तो इंट्रोडक्शन में आप किसी कोड को यूज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, या आप इसका डेफिनेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इट प्रोवाइड्स करेंटली फॉर 6 ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वहाँ पे आप 6 का 6 ग्रुप बता दिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, बिल ऑफ राइट्स यूएस से हम लोग इसको डिराइव किए हैं। नाउ देन वी विल मूव कि द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड टू बी गिवन बाय वन हैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेकन बैक बाय अनदर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। आपने ये आर्ग्यूमेंट्स लिखा जहां पे आप अग्री कर रहे हो, लेकिन अगेन आप इसी के साथ साथ इसका जस्टिफिकेशन भी दे दोगे जहां पे आप अग्री नहीं करते हो इस बात से। और लास्टली हम लोग कंक्लूजन में क्या यूज कर सकते हैं कि इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री टू इंक्लूड द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ऐड करने वाला पहला कंट्री भारत था, क्योंकि यूएस ने भी इसमें अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था, एंड इट डिड विथ इट अ नोबल पर्पस। और इवन द नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज you can say recognized its significance and therefore suggested for expansion of the rights। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन किया, फंडामेंटल राइट्स का और भी एक्सपेंशन सजेस्ट किया गया है। सो देयरफॉर आप ये नहीं कहीं पे भी लिखेंगे कि ये एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले लिया गया है। हालांकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा है तो आप इसका अग्रीमेंट वाला पॉइंट जरूर बताएंगे, but at the same time you will also disagree because all these restrictions, limitation, exceptions or suspension are justified because they are going to serve a larger purpose। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर को फ्रेम करते हैं। तो ये आपने देखा कि एक एलिमेंट हमने कीवर्ड की डू यू अग्री वर्ड से क्वेश्चन पूछा तो कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पॉलिटी का जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए हमारे मेंस के लिए, हम लोग इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पॉलिटी की जब भी तैयारी की बात आती है तो ये सारे डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। ये डायनेमिक पेपर है और इस पेपर के अंदर अच्छे स्कोर लाने से आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा, क्योंकि पॉलिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जीएस पेपर 2 में ही एवरेज मार्किंग रह रही है, और एवरेज मार्किंग का रीज़न है डायनेमिज़म। और डायनेमिज़म का कारण मैंने आपको बताया कि हम लोग जनरल आंसर लिख देते हैं। जनरल आंसर यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, और यही सब चीज़ों से आपका आंसर एनरिच हो जाएगा, जिसमें हम लोग देखें टेस्ट सीरीज, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेंस एनालाइजर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।